हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं पीयूष राठी, फिर से आपकी सेवा में हाजिर। आज का जो टॉपिक है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है भैया? ये गुडविल का टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गुडविल की कैलकुलेशन एडमिशन पे भी की जाती है, डेथ पे भी की जाती है, रिटायरमेंट पे भी की जाती है, और यदि पार्टनर्स के बीच का एग्जिस्टिंग रेशियो चेंज हो जाए तब भी हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। साथ ही साथ जो आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे कि डिसोल्यूशन पे जब हम किसी भी फर्म को हम हमारा चलता हुआ बिजनेस बेच देते हैं तो ऐसे केस में भी गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है। और साथ ही साथ यदि हम किसी दूसरी फर्म के साथ में मर्जर कर देते हैं, अमालगमेट हो जाते हैं, तो ऐसे केस में भी गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि गुडविल की कैलकुलेशन कब कब की जाएगी? तो भैया एडमिशन के टाइम पे, डेथ के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, चेंज इन एग्जिस्टिंग रेशियो के टाइम पे, यानी कि पार्टनर्स के बीच का एग्जिस्टिंग रेशियो चेंज हो जाता है तब, डिसोल्यूशन पे जब हम गोइंग कंसर्न को हमारे सेल आउट कर देते हैं तब, और अमालगमेशन या मर्जर के टाइम पे भी गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है। दूसरा पॉइंट ये है कि गुडविल कितने टाइप की होती है? गुडविल बेटा दो टाइप की होती है। गुडविल दो टाइप की होती है, सेल्फ जनरेटेड और परचेज गुडविल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग ये जो गुडविल है वो हमारी एक इंटेंजिबल असेट है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे इसमें ट्रीटमेंट होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल का उसी अकॉर्डिंग होगा। तो भैया ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ना, ये बैलेंस शीट में आपके प्रेजेंट नहीं होगी, यानी कि आपको इसे ओपन करके नहीं रखना है इसका अकाउंट। यदि सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो इसका अकाउंट ओपन करके नहीं रखना है, आपको इसे क्लोज कर देना है ताकि ये बैलेंस शीट तक नहीं पहुंचे। लेकिन ये जो परचेज गुडविल है, यानी कि आपने कोई बिजनेस परचेज किया है या फिर आपने किसी असेट को महंगे भाव में परचेज किया है, तो जितना आपने एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है वो आपकी बन जाती है परचेज गुडविल। तो वो जो परचेज गुडविल है वो आप बैलेंस शीट में रख सकते हो, जिसे आपको अगले 10 सालों में राइट ऑफ करना होगा। वो AS 26 के अकॉर्डिंग होगा। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए गुडविल के ट्रीटमेंट को करते वक्त। अब भैया गुडविल में हमें पढ़ना क्या है? गुडविल में हमें दो चीजों को पढ़ना है, एक तो इसका कैलकुलेशन कैसे होता है और एक इसकी एंट्रीज कैसे होंगी। ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो सबसे पहले हम गुडविल की कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं। इसके मेथड कौन कौन से दिए हुए हैं? इसके दो मेथड दिए हैं मेनली, ईयर्स ऑफ परचेज मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। आपको सारे फॉर्मूले आते होंगे, फिर भी एक बार हम रिवाइज कर देते हैं हाथों हाथ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर में जितने भी आए हुए हैं क्वेश्चन इस टॉपिक के। तो ईयर्स ऑफ परचेज मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, ये दो मेथड है। ईयर्स ऑफ परचेज मेथड में हमें एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे या सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेशन करने को पड़ सकता है, ठीक है। अब कैपिटलाइजेशन मेथड जो है उसमें भी दो मेथड दिए हुए हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। सिंपल है, नाम याद हो जाने चाहिए कौन कौन से मेथड है, ईयर्स ऑफ परचेज मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। ईयर्स ऑफ परचेज मेथड में तीन मेथड है, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे, ठीक है। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। ये दो मेथड हो गए, टोटल हमारे पास हो गए हमारे पास पांच मेथड हो गए, ठीक है। अब इनके अलावा भी कुछ गुडविल के और भी पॉइंट्स है, जैसे कि हिडन गुडविल। क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में गुडविल का कहीं जिक्र नहीं होगा, लेकिन लास्ट में वो पूछ रहा होगा कि गुडविल की वैल्यू क्या है या गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो ऐसे केस में जब क्वेश्चन में कहीं पे भी गुडविल का जिक्र ना हो, लास्ट में वो गुडविल के बारे में पूछे, तो हमें आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे गुडविल क्या है? हिडन है, और उसकी हमें वैल्यू निकालनी होगी नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे। इसको भी हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारा परचेज गुडविल। भैया परचेज गुडविल तो बहुत ही ईजी है। जब आप किसी एसेट को किसी एक्स्ट्रा प्राइस पे खरीद रहे हो, तो जो एक्स्ट्रा प्राइस आप दे रहे हो ना, वो आपकी परचेज गुडविल होगी। जैसे 20 लाख की एसेट को हमें वेंडर को चुकाने हैं 22 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए हमने एक्स्ट्रा दिए, यानी कि 2 लाख रुपए की क्या है? गुडविल है। सिंपल है। इनके क्वेश्चंस भी हम आगे पढ़ेंगे। पहले इनके फॉर्मूले देख लेते हैं, कैसे हम फॉर्मूलों को लिखेंगे, याद करेंगे। सबसे पहले तो ईयर्स ऑफ परचेज मेथड को हम लेते हैं। ईयर्स ऑफ परचेज मेथड में तीन मेथड है, अगेन एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। ये है हमारा ईयर्स ऑफ परचेज मेथड, ठीक है। ईयर्स ऑफ परचेज मेथड। अब ईयर्स ऑफ परचेज मेथड में कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपको गुडविल की वैल्यू जो है आपके प्रॉफिट के 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इस टाइप से क्वेश्चन में दिया होगा। अब वो प्रॉफिट कौन सा होगा वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा है। एवरेज प्रॉफिट बोल रहा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोल रहा है, या सुपर प्रॉफिट बोल रहा है। मान लो वो एवरेज प्रॉफिट बोल रहा है, तो गुडविल क्या होगा? आपके एवरेज प्रॉफिट का जितना भी गुना दिया हुआ है, जितने भी टाइम्स दिया हुआ है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, आप उससे मल्टीप्लाई करोगे, और वहां पे 2 टाइम्स 3 टाइम्स की जगह 2 ईयर्स ऑफ परचेज, 3 ईयर्स ऑफ परचेज ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है। तो ऐसे केस में आपको गुडविल की कैलकुलेशन क्या कर देना है? मल्टीप्लाई करके गुडविल को निकाल लेना है। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना होगा, और क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए होंगे, ठीक है।
इसी तरह से वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको दिए हुए होंगे क्वेश्चन में। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। ये आप स्टैटिक्स में सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एक्स करते थे, ये सेम उसी का ही फॉर्मेट है, ठीक है। इसको आगे हम देखेंगे क्वेश्चंस में कि किस टाइप से इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस आप फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। आगे है गुडविल का, हम सुपर प्रॉफिट बेसिस पे कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है भैया? जो नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर हम अर्निंग कर रहे हैं ना, एक्चुअली गुडविल का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि किसी बिजनेस में नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, नॉर्मल से ऊपर क्या है? सुपर, ठीक है, ये याद रखना। नॉर्मल से ऊपर जो है वो सुपर है, यानी कि यदि आपके बिजनेस में, आपका मान लो किराने का बिजनेस है, ठीक है, और नॉर्मली किराने वाले 10% की अर्निंग करते हैं, लेकिन आपके बिजनेस में इस साल 12% की अर्निंग हुई है, 2% ज्यादा आपने कमाया, तो वो 2% क्या है? आपका सुपर प्रॉफिट होगा, ठीक है। नॉर्मली 1 लाख रुपए कमाते हैं, कितने रुपए पे? 10 लाख रुपए लगा करके 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, यानी कि 10% का प्रॉफिट है। ये चीज समझ में आ रही है क्या जो मैं बोल रहा हूँ, या लिखूं सारी चीजें? ठीक है, यदि आप 10 लाख रुपए लगाते हो और उसका 10% कमाते हो, यानी कि 1 लाख रुपए कमा रहे हो, ये है आपका नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। आपकी जो इंडस्ट्री है, यानी कि किराना वाले, रिटेल वाले 10% इतना कमा रहे हैं, 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन आपकी शॉप ने, आपकी दुकान ने इस साल 10 लाख रुपए लगा करके 1,20,000 रुपए कमाए हैं, तो आपने नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज्यादा कमाया? 20,000 ज्यादा कमाया। तो ये जो 20,000 है, ये क्या है? सुपर प्रॉफिट है। ये समझ में आ रही है? तो भैया ये है नॉर्मल से जो ऊपर है वो सुपर है, यानी कि सुपर प्रॉफिट यदि आपके बिजनेस में है तो इसका मतलब आपके बिजनेस की गुडविल वर्क कर रही है। आपने एक्स्ट्रा पैसे कैसे कमाए? क्योंकि आपके पास ज्यादा ग्राहक है। आपके पास ज्यादा ग्राहक क्यों आए? क्योंकि आपने अच्छी गुडविल मेंटेन रख रखी है। आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। वापस से देख लीजिए, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। सुपर प्रॉफिट आपको निकालना है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने क्या बताया? नॉर्मल प्रॉफिट से जो भी ऊपर है, यानी कि आपका एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो यदि नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा है, एक्चुअल आपने कमाया 1,20,000, नॉर्मली होता है 1 लाख का, तो ऐसे में आपने कितने ज्यादा कमाए? 20,000 कमाए ज्यादा, तो वो आपकी क्या है? सुपर प्रॉफिट है। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट क्या होगा? वही है, जैसे हम निकालेंगे, एवरेज करेंगे, पिछले 3-4 साल जो दिए हुए होंगे उनका एवरेज करके हम ऑन एन एवरेज कितना पर एनम कमा रहे हैं, वो हमारा एवरेज प्रॉफिट होगा। यदि क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं तो उनको भी एडजस्ट करेंगे, यदि एक्सपेंस है तो माइनस करेंगे, यदि कोई इनकम दी हुई है तो प्लस कर देंगे, ठीक है, सिंपल है। तो इससे हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हो, या फिर जरूरी नहीं है कि जो हमारा एवरेज प्रॉफिट हो वही एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हो, उसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके हमें निकालना भी पड़ सकता है हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। फिर नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं। मैंने क्या बताया? नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? कितने रुपए लगा करके हम कोई परसेंटेज मानते हैं कि भाई नॉर्मली अपन इतना कमा लगे, तो उस पर जब हम परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं, जो प्रॉफिट आता है वो क्या है? हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। तो भैया ये 10 लाख रुपए हमने लगाए हैं, इसे हम बोलते हैं इन्वेस्टेड कैपिटल या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोलेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। 10 लाख रुपए लगा करके हमने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि नॉर्मली हम 10% कमाते हैं, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालना पड़ सकता है, बट पहले एक बार नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला देख लो। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100, यानी कि कितने रुपए लगा रखे हैं, उसका कितना परसेंट है, वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट, सॉरी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आपको क्या करना होगा भैया? ए इज इक्वल टू सी प्लस एल का कॉन्सेप्ट पता है आपको, ठीक है। ये हमने क्या बनाई है? यहाँ पे बैलेंस शीट बनाई है। ए इज इक्वल टू सी प्लस एल, ये हमारा क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन है। इस अकाउंटिंग इक्वेशन में यदि हमें सी की वैल्यू निकालनी है तो ए माइनस एल कर देंगे, यानी कि टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। ये तो हो गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला। दूसरा ये है कि ये जो कैपिटल है, कुछ हमारे पास रिजर्व्स भी पड़े होते हैं, जो किसका पार्ट होता है? ये कैपिटल में ही बढ़ता है। ये समझ में आ रही होगी भैया, जो भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो वो कैपिटल में जुड़ जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम वो जोड़ते नहीं है, साइड में रखते हैं, हमारे रिजर्व, हमारे खजाने के तौर पर उसे साइड में रखते हैं, लायबिलिटी साइड में, ठीक है। तो ऐसे में वो जो रिजर्व है वो भी किस में जुड़ जाएगा? कैपिटल में जुड़ जाएगा, तो आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ऐसे में आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट बढ़ जाएगी। वापस से इसे एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। हमने 1 लाख रुपए लगाए थे, ठीक है, 10,000 रुपए कमाए, ठीक है। अब या तो मैं ये बोलूं कि अब मेरे 1,10,000 रुपए बिजनेस में लगे हुए हैं, ठीक है, या फिर मैं इन्हें अभी भी दोनों को अलग अलग करके बोलूं कि नहीं, 1 लाख तो मेरे लगाए हुए हैं और 10,000 मेरा क्या है? रिजर्व। तो ओवरऑल ये रिजर्व मेरी कैपिटल का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो मेरी कैपिटल अब कितनी हो गई? 1,10,000। इन्वेस्टेड अमाउंट कितनी है मेरी? 1,10,000। चीज समझ में आ रही होगी।
तो मैंने क्या किया, कैपिटल प्लस रिजर्व, इससे ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ गई। ठीक है भैया, यहाँ पे ये है हमारा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, और सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे हमने क्या निकाली, गुडविल निकाली। बहुत इजी फॉर्मूला है, वापस से देख लो। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि हमने एक्चुअल में कितना कमाया है, ज्यादा, नॉर्मल प्रॉफिट से जो भी ज्यादा हमने कमाया है वो हमारी क्या है, सुपर प्रॉफिट है। ठीक है, अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो हमें दिया हुआ होगा, या फिर वो भी निकाल सकते हैं हम एडजस्टमेंट्स करके, यदि एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं तो, नहीं तो एवरेज प्रॉफिट ही हमारा क्या होगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट होगा। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है वो हमें इन्वेस्टेड अमाउंट पे निकालना पड़ेगा परसेंटेज के बेसिस पे। परसेंटेज हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालना है। जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो दो तरीके से निकल सकता है। कौन से हैं वो दो तरीके, बोलो जुबा केसरी, कौन से है वो दो तरीके? दो तरीके हैं, कैपिटल प्लस रिजर्व करके हम उस कैपिटल एम्प्लॉयड को निकाल सकते हैं, या फिर टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी करके हम कैपिटल एम्प्लॉयड को निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा मेथड था वो था कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड था? कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में हमें क्या करना होगा कि भाई कैपिटल, यहां पे वापस से दो मेथड हो गए, एक तो एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन और एक सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। ठीक है, सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन बहुत ही ईजी है। आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100। एनआरआर यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दी हुई होगी क्वेश्चन में, आपको अगेन सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है बता दो जल्दी से, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को हम कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट में प्लस माइनस कर देंगे यदि कोई एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं तो, नहीं तो एवरेज प्रॉफिट ही हमारा क्या होगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। एनआरआर हमें दी हुई होगी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दी हुई होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब वापस से कैपिटल एम्प्लॉयड यदि निकालनी है तो हम क्या करेंगे, या तो हम करेंगे कैपिटल प्लस रिजर्व, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उस बेसिस पे हमें ये काम करना है, या तो हम कैपिटल प्लस रिजर्व करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल देंगे, या फिर टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी करके कैपिटल एम्प्लॉयड को निकाल लेना है। सिंपल है, इस तरीके से हम सुपर प्रॉफिट तक पहुंचेंगे। सुपर प्रॉफिट तक पहुंचने के बाद में हमें उससे डिवाइड कर देना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के थ्रू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक बार कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला है कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। इस चीज को समझने का एक आसान तरीका ये है कि मान लो कि मैंने 1 लाख रुपए लगा रखे हैं और उस पर 10% की रेट से मैंने हर बार 10,000 रुपए कमाए, ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, नॉर्मल रेट कितनी दी हुई है, 10%। हम नॉर्मली कितना कमा लेते हैं, 10,000 रुपए कमा लेते हैं, लेकिन इस साल मैंने कमा लिए 15,000 रुपए। ठीक है, एक्स्ट्रा कमाएंगे नॉर्मल से तभी तो गुडविल बोलेंगे हम। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट तो सबको ही कमा रहे हैं, लेकिन जिसकी गुडविल ज्यादा है वही तो ज्यादा रुपए कमाएगा। ठीक है, तो 15,000 रुपए मैंने कमाए। अब ये जो 15,000 रुपए है, मुझे ये बताओ कि यदि 10% की रेट से मेरे को कमाने होते तो कितने रुपए लगाने होते, मेरे को लगाने होते 1.5 लाख रुपए, है कि नहीं। अब इस सेंस में मेरे को फीलिंग क्या आ रही है कि मैंने 50,000 एक्स्ट्रा लगा रखे हैं। चीज समझ में आई क्या भैया? यदि मैं 1 लाख रुपए लगाता हूं तो मैं 10,000 रुपए कमाता हूं नॉर्मली, लेकिन मैंने कमाए कितने, 15,000। तो सोचो 15,000 कमाने के लिए मेरे को लगाने कितने पड़ते, लगाने पड़ते 1.5 लाख रुपए, है कि नहीं। तो एक्स्ट्रा कितने लगाए हुए रुपए फीलिंग दे रहे हैं मेरे को यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि भाई 50,000 एक्स्ट्रा लगा लिए जैसे, लेकिन लगाए नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ गुडविल का इफेक्ट है। तो 50,000 की गुडविल जो है वो मेरे लिए वर्क कर रही है यहाँ पे, ताकि मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे 5,000 रुपए का प्रॉफिट कमा सकूं। वापस से समझिए, यदि मैंने 1 लाख रुपए लगाए हैं और मुझे नॉर्मली मिलते हैं 10,000 रुपए, ठीक है, ये मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, लेकिन इस बार मैंने कमाए 15,000 रुपए। ठीक है, अब जब मैंने 15,000 रुपए कमाए तो 15,000 कमाने के लिए मेरे को लगाने कितने पड़ सकते थे, 1.5 लाख रुपए लगाने पड़ सकते थे, लेकिन एक्चुअली कितने रुपए लगा रखे हैं, 1 लाख रुपए लगा रखे हैं। तो ऐसे केस में कितने एक्स्ट्रा रुपए लगाए हुए की फीलिंग आ रही है, यहाँ पे 50,000 रुपए एक्स्ट्रा लगे हुए हैं ऐसी फीलिंग आ रही है। तो ये 50,000 क्या है, हमारी गुडविल है। ये समझ में आई। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, पहले कैपिटलाइज प्रॉफिट निकाला। उसके लिए मैंने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट को एनआरआर से डिवाइड कर दिया। एवरेज प्रॉफिट मेरा क्या आया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट मेरा आया 15,000। उसको मैंने 10 से डिवाइड करके क्या कर दिया, परसेंटेज से डिवाइड करके मैंने निकाली यहाँ पे कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, यानी कि इस 15,000 को 10% की रेट से कमाने के लिए मेरे को 1,50,000 रुपए लगाने थे। ठीक है, अब उसमें से यानी कि कैपिटलाइज प्रॉफिट में से मैं मेरी एक्चुअल कैपिटल को यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड को क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। तो उससे मेरा डिफरेंस पता चल जाएगा। ये वो डिफरेंस अमाउंट है जो मेरे को फीलिंग दे रही है कि इतने रुपए मैंने एक्स्ट्रा लगा रखे हैं, लेकिन एक्चुअली मेरे रुपए कम लगे हुए हैं। तो ये जो डिफरेंस की अमाउंट है यही मेरी क्या हो गई, गुडविल हो गई।
आगे इसको और अच्छे से समझेंगे। अब हमारी बारी है ट्रीटमेंट को समझने की, यानी कि हम इसकी एंट्रीज कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि यदि कोई पार्टनर पर पर्सनली पे करता है किसी भी पुराने पार्टनर को, तो ऐसे केस में इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। भैया आप अपने किसी फर्म में मान लो सी है जो किसी फर्म में एडमिशन लेना चाह रहा है, ए और बी की फर्म है, उसमें एडमिशन लेना चाह रहा है। वो ए को जाके कहता है कि भाई ये 10,000 रुपये पकड़, और जब मैं बोलूं कि भाई मुझे पार्टनर बना दो तो यस बोल देना। या फिर वो बी को भी बोल देता है कि भाई ये 15,000 रुपये पकड़, और जब मैं तुम दोनों के सामने बोलूं कि मुझे पार्टनर बना दो तो यस बोल देना। तो ऐसे में दोनों को उसने राजी कर लिया है थोड़े से अमाउंट दे करके। तो ऐसे केस में इसे यहाँ पे पर्सनली पेमेंट करने की कोई भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि इसको पर्सनली बेनिफिट दे दिया गया है। जैसे ही वो दोनों पार्टनर्स के सामने बोलेगा कि भाई मुझे पार्टनर बना दो, तो दोनों यस बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी पार्टनर की कंसेंट से ही कोई पार्टनर एडमिट हो सकता है फर्म में। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है व्हेन न्यू पार्टनर पेज कैश फॉर गुडविल। यदि वो कैश लेकर आ रहा है गुडविल के लिए, फर्म में लेकर आ रहा है, दोनों पार्टनर्स को सेपरेटली बांटने के लिए रुपए लेकर आ रहा है अलग से गुडविल के, और वो भी कैश में, तो हम इसे बोलते हैं प्रीमियम। क्या बोलते हैं? हम इसे बोलेंगे प्रीमियम। ओके, तो कैश लेकर आने की एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगेन ये एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, यानी कि ये एक ऐसी गुडविल है जिसकी वैल्यू हम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में AS 26 के अकॉर्डिंग हमें इसकी वैल्यू को क्या करना होगा? राइट ऑफ करना होगा। ये हमारी बुक्स में प्रेजेंट नहीं रह सकती, तो हम इस क्रेडिट किए हुए अकाउंट को हम क्या कर देंगे? अगेन डेबिट कर देंगे, इससे ये राइट ऑफ हो जाएगी। और ये किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ऐसा क्यों होता है कि ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? एक नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव बेसिस पे क्वेश्चन बनता है। भैया जो पार्टनर अपने शेयर को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उनको उस फ्यूचर के प्रॉफिट में जो सेक्रीफाइस उन्होंने किया, भैया आज से जो 50-50 के पार्टनर थे उन्होंने कुछ हिस्सा किसी थर्ड पार्टी को दिया है, थर्ड पार्टनर को दिया है, तो अब वो 40-40% के रह गए, और नया जो पार्टनर है वो कितने परसेंट का रह गया? 20-20% का रह गया, 20% का रह गया। इस चीज को समझना, ए और बी दो पार्टनर है, ये 50-50% के पार्टनर है। ठीक है, इक्वल पार्टनर है। अब इन्होंने क्या किया कि अपना कुछ हिस्सा, यानी कि मान लो इसने 10% दे दिया, इसने भी 10% दे दिया, ये 10% करके 20% इन्होंने सी को दे दिया है, और अब ये 40-40% के पार्टनर है। तो अब इनको फ्यूचर में वो 10% नहीं मिलेगा, इन्होंने वो क्या कर दिया? सेक्रीफाइस कर दिया। तो उस अमाउंट को सेक्रीफाइस करने के बदले में ये जो बेचारा सी है, ये इन ए और बी को जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, उन्हें ये गुडविल की अमाउंट देगा कि भैया तुमने मेरे को सेक्रीफाइस करके, मतलब मेरे लिए अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करके मुझे अपना पार्टनर बनाया है, तो उसके लिए मैं तुम्हें ये गुडविल की वैल्यू दे रहा हूं। क्योंकि अब से मैं नया पार्टनर हूं, तो जब भी मैं मार्केट में जाऊंगा मैं क्या बोलूंगा? ए और बी का पार्टनर हूं भाई साहब। चीज समझ में आई क्या? तो जब वो उनके अमाउंट, जब वो उनके नामों को यूज में लेगा, तो ऐसे में उनको गुडविल की अमाउंट मिलनी चाहिए। चीज समझ में आ गई? भैया ए और बी पार्टनर है, उन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया कुछ शेयर, तो वो सेक्रीफाइस करने के बाद में नया पार्टनर जो है उस सेक्रीफाइस के बदले में उन्हें क्या देगा? यहाँ पे गुडविल की वैल्यू देगा। तो ये हमेशा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जिस पोर्शन में उन्होंने सेक्रीफाइस किया है उस प्रोपोर्शन में उन्हें गुडविल की अमाउंट मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट पेज या डज नॉट ब्रिंग गुडविल फॉर कैश फॉर गुडविल। जब वो कैश में नहीं लेकर आता है, तो भैया जब वो कैश में नहीं लेकर आएगा, एक तो ये तरीका है कि वो 1,00,000 रुपए हमारी कैपिटल के लेकर आ रहा है। ठीक है, सी आ रहा है और 1,00,000 रुपए कैपिटल के लेकर आ रहा है। हम उसे बोलेंगे कि भैया सी गुडविल भी लेकर आ, उसने मना कर दिया, वो गुडविल नहीं लेकर आ रहा है। तो ऐसे केस में हम उसे बोलेंगे 30,000 तो हम तेरी गुडविल के काट रहे हैं, अब से तेरी गुडविल क्या है, अब से तेरी कैपिटल क्या है? 70,000। वो पहले ही दिन रो देगा बेटा। इस चीज को समझना, वो तो एक क्या कह रहा है, मैं तो 1,00,000 रुपए लेकर आ रहा हूँ, और पहले ही दिन तुमने कह दिया कि नहीं 1,00,000 नहीं है, ये 70,000 है, हमने 30,000 तेरी गुडविल के काट दिए। तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, उसे 1,00,000 को तो सेपरेट रखना है। ठीक है, कि हाँ भाई तेरे 1,00,000 रुपए लगे हुए हैं, लेकिन तू हम है ना तेरे से 30,000 रुपए गुडविल के मांगते हैं। तो आप 30,000 रुपए का एक माइनस में अकाउंट खोल दोगे, उसे हम बोलेंगे उसका करंट अकाउंट है। उसके करंट अकाउंट को आप माइनस में ओपन कर दोगे, तो यानी कि डेबिट बैलेंस से ओपन कर दोगे। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि आप उससे 30,000 रुपए मांग रहे हो, जब भी वो प्रॉफिट अर्न करेगा तो वो पहले इस करंट अकाउंट में आएगा। मान लो उसने 15,000 का प्रॉफिट अर्न किया, तो वो 15,000 रुपए उसके यहां से एडजस्ट हो जाएंगे। अब आप उससे कितना मांग रहे हो? 15,000 रुपए मांग रहे हो। चीज समझ में आ रही है? उसका बैलेंस पहले ये एडजस्ट होगा। वापस से समझ लो, यदि वो कैपिटल लेकर आता है, गुडविल नहीं लेकर आता है, और आप उसकी कैपिटल में से ही लेस कर देते हो, तो ये अनजस्टिफाइड होता है थोड़ा।
तो ऐसे में आप उसकी कैपिटल को सेपरेट पड़े रहने देते हो, लेकिन करंट अकाउंट से उसकी अमाउंट को चार्ज कर लेते हो कि भैया 30,000 रुपए हमने तेरे करंट अकाउंट से ले लिए, अब तेरे करंट अकाउंट में माइनस के 30,000 रुपए का बैलेंस है, तो जब भी प्रॉफिट कमाएगा ना पहले वो भरा जाएगा, ठीक है। तो जब भी वो प्रॉफिट कमाएगा, जब भी उसे सैलरी मिलेगी, बोनस मिलेगा, कमीशन मिलेगा, तो वो ऑलरेडी 30,000 रुपए एडजस्ट हो जाएंगे उसके। ऐसे करके आपको ये काम करना है। यानी कि जब भी नया पार्टनर आपको आपकी गुडविल की वैल्यू नहीं दे रहा है तो उसका क्या करना है, आपको करंट अकाउंट ओपन कर देना है, यानी कि न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट या टू गुडविल, और इस गुडविल को राइट ऑफ करके किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे आप, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ये समझ में आ रही है? वेरी गुड। आगे बात करते हैं। When न्यू पार्टनर पार्टली पेज फॉर गुडविल, अब यहाँ पे दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है कि यदि वो कैश में पे कर रहा है तो एंट्री कर दो भाई। जैसे मान लो यहाँ पे ऑलरेडी अमाउंट लिखी हुई है उस हिसाब से, ठीक है, 30,000 रुपए का मान लो उसकी गुडविल बनती है, ठीक है, और उसमें से वो 20,000 तो वो लेकर आ रहा है कैश में, और 10,000 वो कैश में नहीं लेकर आ रहा है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, 20,000 की तो कैश की एंट्री कर दोगे और 10,000 की उसकी करंट अकाउंट से एंट्री कर दोगे, ठीक है भाई। तो एंट्री क्या हो रही है, कैश अकाउंट यार टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश में आई हुई अमाउंट को हम प्रीमियम बोलेंगे, ठीक है। तो 20,000 से हमने तो ये एंट्री कर दी, अब इस प्रीमियम को राइट ऑफ करना है, पहली चीज तो ये, तो प्रीमियम को हमने डेबिट कर दिया। दूसरी चीज ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में तो 30,000 बटेगा ही, ठीक है, तो डेबिट क्या करना है हमें, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट यहाँ पे डेबिट करना है 10,000 से। ये सारा का सारा एडजस्टमेंट इस तरीके से होगा, आपको ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट है व्हेन न्यू पार्टनर बॉट गुडविल इन काइंड, जब भी वो कैश के अलावा कोई दूसरी चीज लेकर आता है, यानी कि कोई असेट लेकर आता है, कोई बिल्डिंग लेकर आ रहा है, असेट में कुछ भी, ठीक है, तो ऐसे में वो जो भी कुछ लेकर आ रहा है, कैपिटल हो या गुडविल दोनों के लिए हो, तो ऐसे में आपको एंट्री क्या करनी है, मान लो दोनों के लिए वो लेकर आ रहा है, तो असेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, सिंपल है। यदि वो सिर्फ गुडविल के लिए लेकर आ रहा है तो आपको ये एंट्री करनी है, असेट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 30,000 का कोई इन्वेस्टमेंट लेकर के आ रहा है गुडविल के तौर पर, तो आप एंट्री क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है। अगेन उस गुडविल को आपको किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने अपना कुछ शेयर सेक्रीफाइस किया है, फ्यूचर शेयर सेक्रीफाइस किया है नए पार्टनर के लिए, तो नया पार्टनर उन पार्टनर्स को, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को उनकी गुडविल की अमाउंट उनके बदले में देता है, ठीक है। यहाँ पे बात आ रही है अब नेक्स्ट हिडन गुडविल की। तो हिडन गुडविल का पहले कैलकुलेशन देख लेते हैं कैसे होगा, इसका क्वेश्चन किस टाइप से आएगा वो समझ लो। मान लो ए और बी पार्टनर है, ठीक है, और इनकी कैपिटल दी हुई है 1 लाख और 2 लाख रुपीज, ठीक है, 1 लाख और 2 लाख रुपीज इनकी कैपिटल दी हुई है, और यहाँ पे बताया हुआ है कि सी एक नया पार्टनर आ रहा है और सी लेकर आ रहा है 5 लाख रुपीज, ठीक है, और उसका पोर्शन आपको दिया हुआ है 1/5। ये समझ में आ रही है? यहाँ पे हो सकता है आपको ओल्ड रिजर्व्स भी दिए हुए हों, रिजर्व दिए हुए हैं 50,000 के, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको लास्ट में बोला होगा गुडविल की वैल्यू क्या है। भैया पूरे क्वेश्चन में यहाँ पे गुडविल का जिक्र नहीं है, और वो लास्ट में क्या बोल रहा है, गुडविल की वैल्यू क्या है। अगेन वापस से क्वेश्चन देख लो, ए और बी पार्टनर है, इनका रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या मान लेंगे, इक्वल रेशियो है, ठीक है। इनकी कैपिटल दी हुई है 1 लाख और 2 लाख रुपीज, इनका रिजर्व दिया हुआ है ओल्ड 50,000 का इनका रिजर्व पड़ा है। सी जो है वो 1/5 शेयर के लिए 5 लाख रुपीज लेकर के आ रहा है, और आपको वो पूछा है लास्ट में गुडविल की अमाउंट क्या है। तो यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में गुडविल की कोई भी बात नहीं हुई, लेकिन लास्ट में क्या पूछ लिया, गुडविल क्या है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि इस नए पार्टनर के बेसिस पे फर्म की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फर्म की कितनी वैल्यू होनी चाहिए कैपिटल की, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, 1/5 इज इक्वल टू 5 लाख रुपीज, तो ये फर्म की वैल्यू आ जाएगी इससे, ठीक है। कैसे आएगी, 1 इज इक्वल टू 25 लाख, यानी कि पूरी फर्म में कितने रुपए लगे हुए होने चाहिए, 25 लाख रुपए लगे हुए होने चाहिए। अब एक्चुअली कितने रुपए लगे हुए हैं वो देख लो, 1 लाख रुपए ए के लगे हुए हैं, ठीक है, बी के कितने रुपए लगे हुए हैं, 2 लाख रुपए लगे हुए हैं, ठीक है, सी के कितने रुपए लगे हुए हैं, 5 लाख रुपए लगे हुए हैं, ठीक है। अब ए और बी के पास में रिजर्व भी है, तो उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लो, यानी कि 25,000 इसके हो गए, 25,000 इसके हो गए। अब इनके कितने रुपए लगे हुए हैं, 1,25,000 ए के लगे हुए हैं, 2,25,000 बी के लगे हुए हैं, और सी के कितने लगे हुए हैं, 5 लाख। इनकी टोटल कितनी होती है, इनकी टोटल होती है 8.5 लाख। तो आप क्या करोगे, 8.5 लाख इसमें से माइनस कर दोगे, ठीक है। 8.5 लाख माइनस करने के बाद में 16.5 लाख रुपए बचेंगे, तो ये 16,50,000 आपकी क्या हो गई, गुडविल हो गई। यहाँ पे हमने क्या किया कि भैया पहले तो फर्म की वैल्यू निकाली कि 1/5 की वैल्यू यदि 5 लाख है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 25 लाख होगी। 25 लाख में से हमने एग्जिस्टिंग कैपिटल को माइनस कर दिया, क्या किस चीज को माइनस कर दिया, जो एग्जिस्टिंग रुपए लगे हुए हैं ए बी और सी के, उसकी कैलकुलेशन कुछ हमने इस तरह से की है
यहाँ पे टोटल 1,25,000, यहाँ पे 2,25,000, कितने हुए ये 3,50,000 हुए, और 5 लाख, टोटल 8,50,000 रुपए लगे हुए हैं। 8,50,000 रुपए हमने जब माइनस किए तो कितने रुपए आए, 16,50,000 रुपए। तो 16,50,000 रुपए का हमारे पास वैल्यू आ गई है गुडविल की। ठीक है, अब इसमें से हम इसका 1/5 निकालेंगे, नए पार्टनर का शेयर निकालेंगे, फिर नए पार्टनर के शेयर को हम एंट्री करेंगे, जैसे भी इसकी एंट्री होती है। एंट्री क्या होती है इसकी, इसकी एंट्री होगी गैनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गैनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये समझ में आ रही है? नॉर्मल से याद रखो, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, यानी कि जो पार्टनर गेन कर रहा है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को उनकी जो फ्यूचर शेयरिंग, फ्यूचर जो सेक्रीफाइस उन्होंने किया, फ्यूचर प्रॉफिट जो सेक्रीफाइस किया, उसके बदले में गुडविल दे रहे हैं। बोला तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस और भी देखेंगे हम आगे। फिलहाल हम बात करते हैं परचेज गुडविल की। मैंने क्या बोला था आपको, परचेज गुडविल की कैलकुलेशन हम तब करते हैं जब हम किसी एसेट को महंगे भाव पे खरीदते हैं। ठीक है, तो मान लो हम कोई बिल्डिंग खरीद रहे हैं, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, हमने मान लो 20 लाख की बिल्डिंग खरीदी। ठीक है, लेकिन वेंडर का जो पेमेंट है, वेंडर अकाउंट में जो पेमेंट होगा वो 20 लाख रुपीस का होगा। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसके बदले में हमने 22 लाख रुपीस के शेयर दे दिए, कुछ भी दे दिया, क्या पार्टनरशिप है तो यहाँ पे हमने कैश दे दिया। ठीक है, कंपनी में भी आपको ये चीज़ पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में, वो भी अपन पढ़ेंगे जल्दी, वीडियो कंपनी पे भी मैं स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पे फिलहाल एंट्री क्या बन रही है कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो रहा है और हमें वेंडर को कितना पेमेंट करना है, 22 लाख रुपीस का। यहाँ पे एंट्री को मैच करने के लिए डेबिट साइड में जो बैलेंस आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, गुडविल अकाउंट हो जाएगा। चीज समझ में आ रही है? तो यहाँ पे गुडविल अकाउंट हम डेबिट कर देंगे, ये है बैलेंसिंग फिगर। क्या आपने पढ़ा कहाँ है, ये आपने डिवेंचर्स को इशू करते वक्त फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में पढ़ा होगा, या फिर शेयर्स को इशू करते वक्त कंसिडरेशन अदर देन कैश में जरूर पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है बेटा अपन, है ना, पढ़ाएंगे, जल्दी ही कवर अप करेंगे। इतने से दिन बचे हैं, जल्दी हम ये सारे टॉपिक भी कवर करेंगे, बने रहो बस हमारे साथ। ठीक है, ये इस तरीके से हमने क्या किया, परचेज गुडविल की एंट्री कर दी। चेंज इन एग्जिस्टिंग रेशियो की हम बात कर रहे हैं। चेंज इन एग्जिस्टिंग रेशियो यानी कि ए और बी, ए बी सी तीन पार्टनर है, वो पहले 5:3:2 के रेशियो में थे। ठीक है, अब ए बी सी जो तीनों पार्टनर है वो इक्वल होना चाह रहे हैं। तो ऐसे केस में कोई ना कोई गेन कर रहा है, कोई ना कोई सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हम करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, जो गेनिंग करने वाले पार्टनर्स हैं वो सेक्रीफाइसिंग वाले पार्टनर्स को उनके फ्यूचर प्रॉफिट के सेक्रीफाइस के बदले में गुडविल की अमाउंट दे रहे हैं। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि ए ने बी को रुपए दिए। ठीक है, ए ने बी को रुपए दिए, ये ए भी हमारा पार्टनर है फर्म में और ये बी भी हमारा फर्म में पार्टनर है। ये दोनों क्या है, ये दोनों कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, ये दोनों क्या है, कैपिटल अकाउंट है, यानी कि ये भी लायबिलिटी है और ये भी लायबिलिटी है। तो ऐसे केस में यदि ए बी को रुपए दे रहा है तो एक का बैलेंस कम हो रहा है और एक का बैलेंस ज्यादा हो रहा है। तो मेरे को ये बताओ, जब एक साइड में लायबिलिटी कम होती है तो हम क्या बोल रहे हैं, हम उसका अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, यानी कि ये अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट। और जिसकी लायबिलिटी, जिस साइड में हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है वो अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, ए टू बी, यानी कि गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, आपको ये वाला कंफ्यूजन है क्या, मैं वापस से क्लियर कर देता हूं। पहले हमने 11th में क्या पढ़ा था कि भैया ए हमारा डेटर है, ठीक है, जो जिससे हम रुपए मांग रहे हैं, और बी हमारा क्रेडिटर है, ठीक है, जो हमसे रुपए मांग रहा है। ऐसे केस में हम उनको बोल देते हैं कि भैया आपस में सेटल कर लो, यानी कि ए को हम बोल देते हैं कि तू बी को पैसे दे देना। तो एंट्री होगी बी टू ए। यहां पे क्या हो रहा है, ए बी को पैसे दे रहा है, लेकिन एंट्री क्या हो रही है, बी टू ए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ए हमारी एसेट है और ये एसेट डिक्रीज हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे क्रेडिट करना पड़ेगा। और यहाँ पे लायबिलिटी क्या हो रही है, ये भी डिक्रीज हो रही है क्योंकि इसका भी पैसा चुक रहा है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो गई, बी टू ए। यहाँ पे एक चीज असेट थी, यहाँ पे एक चीज लायबिलिटी थी, लेकिन इस केस में दोनों ही चीज हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। बेटा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये जनरल एंट्री के कुछ रूल्स हैं जो आपको समझने होंगे। आपको ये चीज कैसे पढ़ाई गई है वो आपको पता है, लेकिन आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। एग्जाम में किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। ओल्ड गुडविल की बात हो रही है। ओल्ड गुडविल वो गुडविल है जो बैलेंस शीट में पहले से ही प्रेजेंट है। अब पहले से ही प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, वो एक परचेज गुडविल हुई होगी।
किसी टाइम में आपने कोई एसेट परचेज की होगी और वो वहां पे पड़ी है, ठीक है, उसकी गुडविल वहां पे बैलेंस शीट में पड़ी है, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को तो आप बैलेंस शीट में रख नहीं सकते, ठीक है। अब ये जो ओल्ड गुडविल है उसको निपटाने के लिए आप क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर्स में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। एंट्री क्या हो जाएगी, ये ऑलरेडी असेट साइड में पड़ी है, इसका मतलब क्या हुआ है, ये डेबिट हुई है। देखो परचेज गुडविल जो है, ये परचेज गुडविल है, परचेज गुडविल में गुडविल अकाउंट क्या हुई है, डेबिट हुई है। जबकि बाकी की एंट्रीज में देखना, हमेशा जब भी गुडविल अकाउंट ओपन हुई है वो क्या हुई है, क्रेडिट हुई है, ठीक है, क्योंकि हम उसको निपटा रहे हैं, वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। यहाँ पे ये परचेज गुडविल है, ये हमारी असेट बन जाती है, तो जब ये हमारी बैलेंस शीट में जाएगी तो ये असेट के तौर पर डेबिट हुई भी रहेगी, ठीक है। इसको सल्टाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। और अगेन जब हम इसे क्रेडिट कर देंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूट किस में हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, उनके ओल्ड रेशियो में। आपको ये चीज समझ में आ गई हो, समझ में आ गई हो तो कमेंट करके बताओ भाई समझ में आ गया, वेरी गुड, ठीक है। नहीं समझ में आई है तो वो भी कमेंट करके बताओ। अगेन एक और वीडियो बनाऊंगा मैं इस टॉपिक पे, तो तब तक के लिए अभी आपको हमने क्या क्या पढ़ा है वापस से देख लो एक बार। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि गुडविल की कैलकुलेशन कब कब की जाएगी, कब 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 करेंगे बताओ जल्दी से। एडमिशन के टाइम पे, डेथ के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, चेंज इन एग्जिस्टिंग रेशियो के टाइम पे, या फिर हम हमारे बिजनेस को एक गोइंग कंसर्न के तौर पर सेल आउट कर रहे हैं तो वहां पे हमें गुडविल मिलेगी। और साथ ही साथ हम किसी दूसरी फर्म के साथ में अमालगमेट हो रहे हैं तो यदि परचेज कंसिडरेशन में हमें ज़्यादा रुपए मिल रहा है तो वो हमारी गुडविल होगी। ये 6 केसेस हैं, आपको यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। नेक्स्ट मैंने क्या बताया कि गुडविल कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, सेल्फ जनरेटेड और परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता है, बुक्स में राइज करते हो लेकिन राइट ऑफ करना पड़ता है, आप इसे मेंटेन करके नहीं रख सकते। लेकिन परचेज गुडविल जो है वो आप अपनी बैलेंस शीट में रख सकते हो, ठीक है। ये कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू हो रहा है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हो रहा है, ठीक है, उसकी गाइडलाइन के थ्रू यहाँ पे इसे माना जाता है, ठीक है। अब ये जो गुडविल है ये क्या है, हमारे लिए इंटेंजिबल असेट है, ठीक है। गुडविल इंटेंजिबल असेट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट होता है। हमने इसके वैल्यूएशन के मेथड पढ़े। वैल्यूएशन के मेथड में मेन 2 मेथड दिए हुए हैं, ईयर्स ऑफ परचेज मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। उनमें हमने एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, और कैपिटलाइजेशन मेथड में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट को पढ़ा। फिर हमने इसके एंट्रीज को पढ़ा कि भाई कौन कौन से केसेस थे, यदि वो पर्सनली पे करता है, यदि वो कैश लेकर आता है, यदि वो कैश नहीं लेकर आता है, थोड़े कैश लेकर आता है बाकी के नहीं लेकर आ रहा है, ठीक है, कैश के अलावा कुछ और लेकर के आ रहा है, असेट लेकर के आ रहा है वो, ठीक है। नेक्स्ट है हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट दे दिया, परचेज गुडविल का कॉन्सेप्ट दे दिया, या फिर रेशियो उनके बीच में, पार्टनर्स के बीच में चेंज हो गया है, या फिर ओल्ड गुडविल दी हुई है। तो इन सभी केसेस में इनका ट्रीटमेंट क्या होगा मैंने आपको एक ही जगह पे बताया है। किसी भी केस में आपको ये सारी चीजें अप्लाई करनी पड़ सकती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है भैया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 44। पेन चेंज कर देता हूं, एक सेकेंड। हाँ भाई, क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 44। 43 क्वेश्चन तक हमने कहाँ पे पढ़ लिया था, रेशियो में पढ़ लिया था, ठीक है। अब 44 क्वेश्चन दिया हुआ है, अमित एंड सुमित व पार्टनर इन अ फर्म विद फिक्स कैपिटल ऑफ रुपीज 6 लाख एंड 4 लाख। इनकी फिक्स कैपिटल दी हुई है 6 लाख की और 4 लाख रुपीज की, ठीक है। आगे दिया हुआ है कवि वाज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। कवि का पोर्शन दिया हुआ 1/5 का। आगे बोल रहा है कवि बोट 40,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। 40,000 ये गुडविल के लिए लेकर आ रहा है, और कैपिटल के लिए कितने लेकर आ रहा है, 3 लाख रुपीज ये कैपिटल के लिए लेकर आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम क्रेडिटेड टू सुमित। बताओ भाई सुमित को हम कितने रुपए देंगे, बताओ बताओ बताओ। यहाँ पे इनका रेशो दिया हुआ है क्या, अमित और सुमित का? अमित और सुमित का कोई रेशो नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, ये इनका ओल्ड रेशो क्या है, इक्वल है, ठीक है। अमित एंड सुमित वर पार्टनर इन अ फर्म, फिक्स कैपिटल इनकी दी हुई है लेकिन रेशो नहीं दिया हुआ। तो ऐसे केस में जब क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया हुआ होता कि कौन किसको कितना सेक्रीफाइस कर रहा है नए पार्टनर के लिए, तो जो ओल्ड रेशो होता है वही क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है उनका। आपने ये नोट तो पढ़ा होगा ना आपके स्कूल में कि जो ओल्ड रेशो होता है वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो बन जाता है, यदि क्वेश्चन में ये नहीं बताया हुआ होता कि नए पार्टनर को कौन कितना शेयर दे रहा है। आपको ये चीज प्रूव करनी है, आप प्रूव भी कर सकते हो। एक तो पहली बात ये कि इनका जो शेयर है वो इक्वल रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 - 1/5 यहाँ पे आ जाएगा 4/5। 4/5 क्या है, ये ए और बी का शेयर है, ए और एस का, यानी कि अमित और सुमित का। हमने क्या किया, पूरी फर्म का शेयर 1 मान लिया और 1 में से 1/5 को लेस कर दिया। कितना आया, 4/5। ये किसका शेयर है, अमित और सुमित का। अब इनमें इक्वली बांट देंगे। अमित और सुमित का इक्वल शेयर कितना आएगा, 4/10 और
4/10 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया इनका न्यू शेयर और ये हो गया इनका ओल्ड शेयर। तो हम क्या करेंगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल लेंगे इनका। ओल्ड शेयर कितना दिया 1/2, न्यू शेयर कितना दिया है 4/10, किसी भी एक का निकाल लो। यहाँ पे कितना आ रहा है, एलसीएम 10 मान लो, 5 - 4 1/10 आ रहा है। तो भैया ये जो 1/10 है इसका भी 1/10 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये 1:1 का रेशो हो गया, अगेन सेक्रीफाइसिंग रेशो। आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, यदि ओल्ड शेयर दिया हुआ है, ठीक है, और ये नहीं बताया हुआ है कि नए पार्टनर को कौन से बंदे ने कितना सेक्रीफाइस किया है, डायरेक्ट उसका शेयर दिया हुआ है कि भाई नए पार्टनर का शेयर इतना है, तो ऐसे केस में हम ये मानेंगे कि ये जो इनका ओल्ड शेयर है वही उनका क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल आया है। अब ये जो 40,000 रुपीज बंदा लेकर आ रहा है कैश में, तो उस 40,000 को वो इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसलिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा 20,000 रुपीज। तो यहाँ पे सुमित के अमाउंट का कितना अमाउंट आएगा भैया, 20,000 ए आएगा यहाँ पे आंसर। आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, जल्दी से कमेंट करके बता देना। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, नव्या एंड राधे व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। 3:1 में नव्या और राधे पार्टनर है। ठीक है, श्रेया वाज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। श्रेया का जो शेयर है वो 1/5 दिया हुआ है। श्रेया का शेयर कितना दिया है, 1/5 दिया है। श्रेया वाज अनेबल टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। श्रेया जो है अपना हिस्सा कैश में नहीं लेकर आ पा रही है। द जनरल एंट्री रिकॉर्डेड फॉर गुडविल प्रीमियम इज गिवन बिलो। हमें एक जनरल एंट्री दी हुई है, श्रेया अकाउंट यार टू नव्या टू राधे, ये एंट्री दी हुई है हमें। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ नव्या, राधे एंड श्रेया विल बी। तो इनका आपको न्यू रेशियो निकालना है। भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको ये चीज जल्दी से समझ में आ जाएगी। मैंने आपको क्या बताया था कि गुडविल जब है, गुडविल जब कोई नहीं लेकर आता है कैश में, तो हमें उसका करंट अकाउंट ओपन करना होता है। तो देखो इस एंट्री में क्या किया है, श्रेया का करंट अकाउंट ओपन किया हुआ है। ठीक है, और वो डिस्ट्रीब्यूट किन में हुआ है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, 1:2 का आ रहा है। 8,000 और 16,000 का हम रेशियो निकालेंगे, 1:2 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो ये दिया हुआ है, लेकिन हमें जो फॉर्मूला लगाना होता है ना, और ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, या फिर ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। यहाँ पे बेटा रेशियो लेस नहीं होता है, यहाँ पे होता है सेक्रीफाइसिंग पार्ट लेस होगा। ओल्ड पार्ट में से हमें सेक्रीफाइसिंग पार्ट को लेस करना पड़ेगा। तो मेरे को ये बताओ, ये जो 1/5 शेयर है उसने 1:2 के रेशियो में ऑब्टेन किया है। ठीक है, ये जो श्रेया है उसने अपना हिस्सा 1/5 का किससे लिया है, नव्या और राधे से, और किस रेशियो में लिया है, 1:2 में। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना कितना उसने ऑब्टेन किया है नव्या और राधे से। तो नव्या और राधे से उसने 1/5 का 1/3 और 1/5 का 2/3 ऑब्टेन किया है। ये चीज समझ में आ रही है। हमें डायरेक्ट रेशियो को लेस नहीं करना है, हमें क्या लेस करना है, सेक्रीफाइसिंग पार्ट को लेस करना है। ठीक है, एक्चुअल जो फॉर्मूला है वो ओल्ड पार्ट माइनस सेक्रीफाइसिंग पार्ट न्यू पार्ट ऐसे होता है, बट पता नहीं क्यों प्रैक्टिस बन गई है स्कूलों में, हमें ये बोल दिया जाता है। हम भी कई बार ये बोल देते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये प्रैक्टिस के चलते मान लो, लेकिन यहाँ पे होता ये है कि हमें यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्ट को लेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे कितना आ रहा है 2/15, यानी कि नव्या ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/15 और राधे ने कितना सेक्रीफाइस किया 2/15। अब इनका रेशियो आप निकालो, 1:2 आ रहा है, दैट्स इट। ठीक है, यानी कि रेशियो तो 1:2 है, लेकिन सेक्रीफाइस कितना किया 1/15 और 2/15। तो मेरे को ये बताओ कि नव्या का ओल्ड पोर्शन कितना दिया हुआ है 3/4, राधे का ओल्ड पोर्शन कितना दिया हुआ है 1/4, इसने कितना सेक्रीफाइस किया 1/15, इसने कितना सेक्रीफाइस किया 2/15। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो, न्यू पार्ट आ जाएगा और उसका रेशियो हम निकाल लेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, न्यू रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे श्रेया का हिस्सा हमें 1/5 दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे कितना आ रहा है भाई 60, 45 - 4 41/60। यहाँ पे कितना आ रहा है 60, 15 - 8 7/60। नेक्स्ट कितना आ रहा है, यहाँ पे 60 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 12/12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12/60। रेशियो निकाल लो, इनका बेस इक्वल है 41 7 12। ठीक है भैया, आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर आ रहा है हमारा ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। न्यू रेशियो हमने क्या निकाला 41 7 एंड 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राम एंड कृष्णा
वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। राम और कृष्णा का रेशियो दिया हुआ है 2:1 का, ठीक है भाई। दे एडमिटेड शंकर एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। शंकर का शेयर दिया हुआ है 1/5 का। For this purpose, the goodwill of the firm was to be valued on the basis of 3 times of last 5 years average profit। इसने क्या बोला, पिछले 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट का कितने गुना, 3 गुना। यानी कि कौन सा मेथड दिया हुआ है, ईयर्स ऑफ परचेज मेथड दिया हुआ है, और उसमें भी कौन सा मेथड दिया है, एवरेज प्रॉफिट का मेथड दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कौन से मेथड की बात हो रही है, ताकि फॉर्मूला उसी अकॉर्डिंग लगाओगे। यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। अब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो तुम्हें दिया हुआ है 3 टाइम्स, आपको बस एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट के लिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है पिछले 5 साल, और पिछले 5 सालों में जो जो प्रॉफिट हुए हुए हैं वो दिए हुए हैं, ठीक है। प्रॉफिट फॉर 17-18 वाज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 10,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस। भैया यहाँ पे एक चीज दी हुई है कि ये जो 17-18 का जो प्रॉफिट है ना, वो 40,000 का है, और वो 40,000 का प्रॉफिट तब आया जब हमने 10,000 के लॉस को लेस कर रखा है। तो भैया ये जो गुडविल है ना, उसके कैलकुलेशन के लिए आपको आपके बिजनेस का सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल लॉस ही आपको क्या करना होता है, काम में लेना होता है, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल लॉस ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के बेसिस पे आपको ये चीज यूज में लेनी होती है। जो भी एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस है वो किसी ना किसी एबनॉर्मल एक्टिविटी की वजह से होता है, जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, जैसे कि आग लग गई, चोरी हो गई। तो आपका बिजनेस ये जो एबनॉर्मल एक्टिविटीज है उनको साइड में रखते हुए कैलकुलेट किया जाना चाहिए कि आपके बिजनेस में नॉर्मली कितना प्रॉफिट होता है और कितना लॉस होता है। चीज समझ में आ रही है? तो उसी बेसिस पे हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। एबनॉर्मलिटीज जो है उनको हटाना होता है, क्योंकि ये रेगुलरली नहीं होती है। चोरी हो गई कई बार, मतलब कभी कभार ही होती है, हमेशा तो होती नहीं है। आग लगती है कभी कभार ही लगती है, हमेशा तो लगती नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में उन एबनॉर्मलिटीज को साइड में करना होता है। तो वापस से आप इस चीज को समझिए कि ये जो 10,000 का जो लॉस हुआ है, एबनॉर्मल लॉस है, यदि हम इसे काउंट नहीं करें तो हमारा प्रॉफिट कितना बनता है। तो इसमें 10,000 वापस से ऐड कर दो, प्रॉफिट कितना बनेगा भाई, 50,000 का प्रॉफिट बनेगा। ये चीज समझ में आ रही है क्या भाई? बात ये थी, हमने 50,000 रुपए कमाए, ठीक है। अब उसमें से 10,000 रुपए का हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो लॉस हमारा प्रॉफिट कितना बच गया, 40,000 का बच गया। ये वाली बात यहाँ पे दी हुई है। तो आपको एबनॉर्मल लॉस को यहाँ पे ऐड करना होगा, और एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ होता कि भैया एकदम से कोई प्रॉफिट हो गया, हो सकता है कि किसी शेयर पे आपने बेच करके रुपए कमा लिए, तो ऐसे केस में वो जो प्रॉफिट है वो भी एबनॉर्मल प्रॉफिट है, और एबनॉर्मल प्रॉफिट को आपको क्या करना होगा, लेस करना होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में आप इसे वापस से एडजस्ट करोगे। प्रॉफिट हमारा कितना बन रहा है, 50,000 प्लस यहाँ पे 40 प्लस 10, या आपने क्या कर दिया, एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर दिया, ठीक है। फिर 75,000 थर्ड ईयर का है, फिर 25,000 का लॉस है तो उसे आप लेस करोगे, यहाँ पे हो गया लेस 25,000, फिर 50,000 को अगेन ऐड कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने रुपए हो रहे हैं भैया, यहाँ पे हो रहे हैं 2 लाख रुपए, ठीक है। तो अमाउंट कितनी आ रही है एवरेज प्रॉफिट की, 2 लाख डिवाइड बाई 5, 40,000 रुपए हमारा एवरेज प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, आपने 3 टाइम्स करना था, तो 40,000 इंटू 3, 1,20,000 का आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे गुडविल आ रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या बन गया यहाँ पे, डी। क्या पूछा था, द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल की वैल्यू पूछी थी, ठीक है। क्वेश्चन को वापस से देख लो एक बार। यहाँ पे 2:1 में पार्टनर दिए हैं, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि 3 टाइम्स होगा। किसका 3 टाइम्स होगा गुडविल, पिछले 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट का। तो पिछले 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट, पिछले 5 सालों के प्रॉफिट हमें दिए हुए हैं, उसका एवरेज निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट हमें कितना दिया है, 50, 40, 75, माइनस 25 और 50। अब इसमें एक एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है कि भैया ये जो 10,000 है वो एबनॉर्मल लॉस था। एबनॉर्मल लॉस हमें बिफोर सिचुएशन में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। हमने इसे प्लस किया, एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ गया, 50,000 का आ गया एडजस्टेड प्रॉफिट। तो अब इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे। हमने कैलकुलेशन की, एवरेज प्रॉफिट निकाला, एवरेज प्रॉफिट 40,000 आया, हमने 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया, तो गुडविल आ गई फर्म की 1,20,000। आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी एंड नीरू वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 5:3। मनी और नीरू का जो शेयर दिया हुआ है वो 5:3 का दिया हुआ है। ऑन 1 अप्रैल दे एडमिटेड लिली एज अ न्यू पार्टनर ऑफ द ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ये टर्म्स दी हुई हैं, उस पर उसे लिली को यहाँ पे एडमिशन मिल गया है। टर्म्स क्या है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:3, ठीक है भाई। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है, हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल सकते हैं। लिली विल ब्रिंग 1 लाख रुपीज
for her share of capital and the necessary amount of goodwill premium in cash, और कैश में लेकर आएगी गुडविल की नेसेसरी अमाउंट। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,40,000। फर्म की वैल्यू कितनी है गुडविल की? 1,40,000 रुपए। ठीक है, तो आपको ये चीज समझना है पहले कि गुडविल की वैल्यू जो दी हुई है 1,40,000, उसमें लिली का शेयर कितना है? लिली का शेयर कितना होगा भाई? 3/8। 3/8 से हम इसे कट करते हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 8 6 बचे 60, 8 8 7 56, 4 8 5 40, 17,500 इंटू 3, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 52,500 रुपए। अब ये जो 52,500 रुपीज आए हैं, ये किसका शेयर है? नीरू का, सॉरी लिली का शेयर है। ठीक है, लिली यहाँ पे नया पार्टनर है और नई पार्टनर की जो गुडविल आई है वो कितनी आई है? 52,500 रुपीज आई है। अब ये गुडविल किसको देगी? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए हमें यहाँ पे रेशियो निकालना पड़ेगा। अगेन चेक कर लो, यहाँ पे ओल्ड रेशियो कितना दिया है? 5/8 और 3/8, किसका? मनी और नीरू का। ठीक है, और इनका न्यू रेशियो दिया हुआ है 2/8, यहाँ पे दिया है 3/8। तो बेटा इसने तो कोई सेक्रीफाइस किया ही नहीं। किसने? नीरू ने तो कोई सेक्रीफाइस किया ही नहीं। मनी ने सेक्रीफाइस किया है 3/8 का, तब जाके उसको लिली को कितना शेयर मिला है? 3/8 का शेयर मिला है। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सिर्फ और सिर्फ मनी है। तो यहाँ पे ये क्या पूछा है? जनरल एंट्री क्या होगी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की? तो यहाँ पे जनरल एंट्री हमें करनी है लिली टू मनी 52,500। ये पूरे रुपए किसके बन जाएंगे? मनी के बन जाएंगे। तो देखो भैया कहाँ एंट्री मिल रही है? ये रही, मनी को पूरे रुपए मिल रहे हैं। इसने दोनों एंट्रीज के हिसाब से ये एंट्री की है। भाई प्रीमियम को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल टू मनी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली एंट्री आपको मिल गई, प्रीमियम फॉर गुडविल टू मनी। भैया ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको? अगेन मेरे को तो ये अच्छा लगा। क्वेश्चन आपके टर्म 1 2021 में आया हुआ है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्कि और कुमुद पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। ठीक है, कल्कि और कुमुद का रेशियो दिया हुआ है 5:3 का। ऑन 1 अप्रैल 2021 दे एडमिटेड कौस्तुभ एज अ न्यू पार्टनर एंड न्यू प्रॉफिट रेशियो डिसाइडेड एज 3:1। ठीक है, यहाँ पे 3:1 का इनका न्यू रेशियो डिसाइड हुआ है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3,60,000 रुपीज। गुडविल की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 3,60,000 रुपीज की। ठीक है, कौस्तुभ कुडंट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। कौस्तुभ कुछ भी रुपए नहीं लेकर आ पाया। अमाउंट ऑफ गुडविल शेयर टू बी क्रेडिटेड टू कल्कि एंड कुमुद। तो उनको कितने रुपए क्रेडिट होंगे? तो कौस्तुभ का शेयर कितना है भैया? 1/6 है। तो इसका 1/6 की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आएगा? 60,000 रुपीज आएगा। कैसे निकाला अपन ने? 3,60,000 फर्म की वैल्यू दी हुई है, उसमें हमने क्या किया? 1/6 की वैल्यू निकाल ली, 60,000 रुपीज आ रहा है। यानी कि कौस्तुभ को कितने रुपए लेकर आने थे? 60,000 रुपीज लेकर आने थे, वो नहीं लेकर आ पाया। अब उसे हम बांटेंगे किसमें? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। ओल्ड रेशियो कितना दिया है? 5/8, 3/8। ठीक है, न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है? 3/6 और 2/6 दिया हुआ है। 1/6 उसका नए पार्टनर का यानी कि कौस्तुभ का शेयर है। यहां से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इन्होंने सेक्रीफाइस कितना किया। 6/48 तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है? 2/48 यहाँ पे आ रहा है। 6:2 यानी कि 3:1 में उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। तो 3:1 में ही हम क्या कर देंगे? 60,000 को बांट देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे कितना आएगा? 12,000 नहीं 15,000। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 45,000 तो ये, और 15,000 ये। ठीक है, कैसे आए अमाउंट? 60,000 को हमने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कल्कि और कुमुद इन दोनों का सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाला। सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालने के लिए हमने ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को लेस किया है, ओल्ड पार्ट में से न्यू पार्ट को लेस किया है। ओल्ड पार्ट कितना है? 5/8, 3/8 है, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। न्यू पार्ट कितना है? 3:1 के बेसिस पे हमने निकाल लिया 3/6, 2/6। इनका सेक्रीफाइसिंग पार्ट हमने निकाल लिया है और उसका रेशियो निकाल लिया, कितना है? 3:1। अब 3:1 में हमने जब 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया, ये कितना आ रहा है? 45,000 और 15,000। तो जल्दी से कैलकुलेट करके देख लिया अपन ने, डी आंसर आ रहा है हमारा। ऑप्शन हो गया डी, एकदम करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा एंड निशा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। आशा और निशा का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, कितना रेशियो दिया है? 2:1। कशिश वाज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर ऑफ विच 1/8 वाज गिफ्टेड बाय आशा। कशिश जो है
वो 1/4 शेयर के लिए एंटर हो रही है, जिसमें से ऑफ विच यानी कि जिसमें से 1/8 वाज गिफ्टेड बाय आशा, द रिमेनिंग वाज कंट्रीब्यूटेड बाय निशा। ये समझ में आ रही है भाई? 1/4 में से 1/8 यदि आशा ने दिया है तो बचा कितना? 1/8 ही बचेगा। हाफ पोर्शन दिया है, हाफ पोर्शन बचेगा, तो 1/8 यानी कि दोनों से हाफ हाफ इक्वली इक्वली यहाँ पे लिया जा रहा है। भैया आपको समझाने के पर्पज से वापस से बता देता हूँ, कैलकुलेट कर लो इसे सही से, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा एलसीएम? कितना आएगा? 8, यहाँ पे 2 - 1, यहाँ पे 1/8। तो कॉन्सेप्ट ये है कि 1/4 को 1/8 और 1/8 यानी कि इक्वली इक्वली हाफ हाफ करके किसने? आशा और निशा ने सेक्रीफाइस किया है। यहाँ पे ये आशा ने सेक्रीफाइस किया था, ये निशा ने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। तब जाके कशिश को उसका शेयर मिला है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? गुडविल दी हुई है 40,000, ठीक है भाई। हाउ मच अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू निशा? निशा को कितने रुपए मिलेंगे? उसका हाफ मिलेगा, सिंपल है। अच्छा सॉरी, फर्म की गुडविल है, फर्म की गुडविल है 40,000, फर्म की गुडविल कितनी है? 40,000। और ये क्या है? कशिश, कशिश का शेयर कितना है? 1/4। तो इसको 40,000 से पहले मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है? 10,000 आ रहा है कशिश का शेयर। अब कशिश का शेयर 10,000 आ रहा है तो उसे हाफ हाफ यानी कि 5,000 और 5,000 मान लेंगे हम। किसने सेक्रीफाइस किया? आशा और निशा ने। तो आशा को कितने मिलेंगे? 5,000, और निशा को कितने मिलेंगे? 5,000। यहाँ पे ऑप्शन है 5,000, वेरी गुड, बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन पढ़ने में गलती होती है, हम टीचर से भी होती है, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, वापस से देख लो ये क्वेश्चन। आशा और निशा पार्टनर है 2:1 के रेशियो में। कशिश जो है वो एडमिट हो रही है 1/4 शेयर के लिए, ऑफ विच 1/8 वाज गिफ्टेड बाय आशा, यानी कि उसमें से आशा ने 1/8 दिया है, तो रिमेनिंग किसने दिया है? निशा ने शेयर दिया है, ठीक है। हमने कैलकुलेट कर लिया भाई, आशा ने 1/8 दिया है तो बचा हुआ निशा ने भी 1/8 ही दिया है, यानी कि इक्वली सेक्रीफाइस किया है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 40,000, फर्म की वैल्यू जो है 40,000 है। तो हमें क्या करना था कि यहाँ पे कशिश का शेयर निकालना था। कशिश का शेयर कितना है? 10,000, और उस शेयर को वो लेकर आएगा और लेकर आएगी और लेकर आके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। यहाँ पे पूछा गया है कि निशा को कितने रुपए मिलेंगे? उसकी कैपिटल में 5,000 रुपए मिलेंगे, ऑप्शन हो गया हमारा बी, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन? एडमिशन के टाइम पे ओल्ड पार्टनर्स का ये जो रेशियो है, ओल्ड रेशियो जो है वो कहाँ कहाँ यूज में आता है बेटा? एक तो रिवेल्युएशन में यूज में आता है, ठीक है, रिवेल्युएशन में यूज में आता है। एक अपने ओल्ड रिजर्व्स जो है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में यूज में आता है। एक अपनी जो ओल्ड गुडविल है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में यूज में आता है। तो देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है? व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली अ पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, यदि कोई नया पार्टनर ओनली अ पार्ट ऑफ यानी कि पार्टली गुडविल लेकर आ रहा है, भैया उसमें नहीं होगा, उसमें करंट अकाउंट भी आ जाएगा, ठीक है। और हमेशा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बढ़ती है वो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, यहाँ पे फिर से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ेगा। व्हेन एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, बिल्कुल, यदि बैलेंस शीट में गुडविल है तो हम उसे क्या बोलेंगे? ओल्ड गुडविल बोलेंगे। और जब ओल्ड गुडविल बोलते हैं तो वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बटेगा, सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, देखो आए हुए हैं, सिंपल क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, यानी कि औकात तो है इनकी आने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू गुडविल? गुडविल क्या है हमारे लिए? इंटेंजिबल असेट है। इतना टाइम नहीं देना है ऐसे क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। द एक्सेस अमाउंट ऑफ विच द फर्म कैन गेट ऑन सेलिंग इट्स असेट ओवर द अबव द सेलेबल वैल्यू ऑफ द असेट इज कॉल्ड, क्या मिलेगा? वो गुडविल होगा। भैया आप किसी असेट को महंगे भाव पे खरीदते हो या महंगे भाव पे बेचते हो, तो ऐसे केस में उसके महंगे भाव आपने कैसे किए? गुडविल की वजह से। ये समझ में आ रही है क्या? तो भैया क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भैया इन सब चीजों के लिए। आगे बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज्ड, गुडविल अमाउंट कैन, जब गुडविल परचेज की हुई नहीं हो तो भैया इसका मतलब वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स में कभी भी रखते ही नहीं है। तो यहाँ पे बी रेज्ड इन द गुडविल, बी पार्शियली रेज्ड इन द गुडविल, बी पार्शियली एज पर एग्रीमेंट, भैया यहाँ पे आएगा नेवर बी रेज्ड इन द गुडविल, नेवर बी रेज्ड इन द बुक्स, यानी कि आप बुक्स में उसे रख ही नहीं सकते, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया हमारा ए। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1, ए और बी पार्टनर है 2:1 के लिए। सी इज एडमिटेड एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम्स 4:3:2, यहाँ पे न्यू रेशियो दिया हुआ है 4:3:2 का। गुडविल इज वैल्यूड एट 94,500, गुडविल की वैल्यू दी हुई है 94,500 की। सी ब्रिंग्स रिक्वायर्ड गुडविल इन कैश, सी अपने हिस्से के शेयर गुडविल में लेकर आ रहा है।
गुडविल का शेयर लेकर आ रहा है कैश में, गुडविल अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू, सिंपल है भैया, ए और बी में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल देते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड पार्ट माइनस न्यू पार्ट, 2/3 और 1/3 जो है उसमें से हम लेस कर देंगे 4/9 और यहाँ पे 3/9। ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट कर लो, ये ए और बी का क्या आ जाएगा भाई, सेक्रीफाइसिंग पार्ट आ जाएगा, उनका रेशियो निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। इस साइड में हम क्या कर रहे हैं, सी का शेयर है हमारे पास 2/9, 2/9 से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा भैया, उसका शेयर पता चल जाएगा गुडविल में, उसको लेकर कितना आना है। तो 9 से कट करेंगे, 9 एकम 9, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, 9 पंजे 45, 10,500 को मल्टीप्लाई करेंगे भैया कितना आ रहा है, 10 दूनी 20 और 1 21,000 आ रहा है, यानी कि 21,000 रुपए वो लेकर आएगा कैश के लिए, कैश में गुडविल के लिए। ठीक है, अब वो सेक्रीफाइस कितना कर रहे हैं उसे भी कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे एलसीएम ले लो, नो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 दूनी 6 माइनस 4, यहाँ पे आ जाएगा 2/9, यहाँ पे कितना आ रहा है, एलसीएम 9 ही आ रहा है, 3 एकम 3 माइनस 3 कितना आएगा 0, यानी कि सेक्रीफाइस ही नहीं कर रहा। वेरी गुड, ये तो पता चल जाना चाहिए था मेरे को, यहाँ से ही दिख रहा है ये 0, यानी कि इसने कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया। सेक्रीफाइस किसने किया, सिर्फ और सिर्फ ए ने सेक्रीफाइस किया। ए का सेक्रीफाइस जो है, अब वो सारी की सारी 21,000 की अमाउंट किसको मिलेगी, ए को मिलेगी। ठीक है, तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है उसी को ही उसके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मिल जाएगा। यहाँ पे गुडविल की वैल्यू ए को मिल रही है 21,000, आंसर हो गया सी। कैसा लगा भैया क्वेश्चन, आगे देखते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। ए और सॉरी एक्स और वाई का रेशियो दिया हुआ है 3:2 का। दे एडमिटेड जेड इनटू पार्टनरशिप विद 1/5 शेयर, जेड का शेयर दिया 1/5। ठीक है, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, और जो कि वो एक्स और वाई से बराबर बराबर हिस्सा ले रहा है। जेड ब्रिंग्स इन 40,000 एज गुडविल इन कैश, जेड 40,000 गुडविल लेकर आ रहा है वो भी कैश में। गुडविल अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो भैया सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या दिया है, इक्वल, यहाँ पे साफ साफ बताया एक्स और वाई ने इक्वली इक्वली सेक्रीफाइस किया है, तो 20,000 किसको मिल जाएंगे, एक्स और वाई को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जेड ब्रिंग, ठीक है, तो यहाँ पे ये जेड की अमाउंट एक्स और वाई 20,000, ए आंसर हो जाएगा। कैसा लगा भैया, ये तो चिंती सा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, भगवान करे ऐसे ही क्वेश्चन आए तुम्हारे एग्जाम में, जल्दी से जल्दी नंबर तो लेकर आओ तुम। आगे देखो, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। सी एंड डी आर एडमिटेड एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम्स 3:4:1। ठीक है भैया, गुडविल इज वैल्यूड एट 90,000, गुडविल फर्म की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे फर्म की गुडविल दी हुई है 90,000 की। ठीक है, सी एंड डी ब्रिंग्स रिक्वायर्ड गुडविल इन कैश, सी और डी रिक्वायर्ड गुडविल लेकर आ रहे हैं। ठीक है भैया, क्रेडिट विल बी गिवन टू, मेरे को ये बताओ कि है ना, इनका शेयर कितना है, सी और डी का, सी और डी का शेयर फर्म का आधा है ना, यानी कि सी और डी को 45,000 रुपीज़ लेकर आने थे दोनों को मिला के। अब मेरे को ये बताओ कि ए और बी ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया। ए और बी का शेयर कितना है, पहले 2/3 है और 1/3 है, ये ए का शेयर है, ये बी का शेयर है। ठीक है, अब ए का न्यू शेयर कितना है 3/10 और यहाँ पे इसका कितना है 2/10। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लो कि इन्होंने सेक्रीफाइस कितना किया है। यहाँ पे कितना आएगा 30 मान लो, 10 29, यहाँ पे आ रहा है 11/30, यहाँ पे कर लो 30, 10 - 6, यहाँ पे कर लो 4/30, 11:4 के रेशियो में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो जल्दी से 45,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 11 और 4 के शेयर में, तो हमें पता चल जाएगा कि किसको कितनी अमाउंट मिलेगी। तो 15 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 33,000, यहाँ पे कितना रहे 12,000। ठीक है, तो ये हो गया 45,000। तो देख लो जल्दी से आंसर क्या है, आंसर 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 है सी, 33,000 ए को। भैया ये क्वेश्चन वापस से देखना क्या बोल रहा है ये, ए और बी जो है उनका रेशियो दिया है 2:1 और ए बी सी डी, यहाँ पे सी और डी दोनों आ रहे हैं और उनका रेशियो दिया है 3:4:1 का। गुडविल दी है 90,000 की, सी और डी जो गुडविल लेकर आ रहे हैं वो कैश में लेकर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। क्रेडिट किसको मिलेगा यहाँ पे, यानी कि अमाउंट किस किस को कितना मिलेगी। तो भैया हमने पहले ये देखा सी और डी का शेयर कितना है, सी और डी का शेयर हाफ है फर्म में, तो हमने गुडविल का भी हाफ निकाल लिया, यानी कि सी और डी को कितने रुपए लेकर आने हैं, 45,000 रुपीज लेकर आने। अब हमने ये कैलकुलेट किया कि ए और बी का ओल्ड शेयर तो ये है, न्यू रेशियो यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्म में हमने ये देखा कि उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना होगा, हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला। तो हम क्या बोलते हैं, ये जो गुडविल है ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है, तो हमने 11:4 के रेशियो में 45,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पे कितना आ रहा है 33,000 और 12,000 आ रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो मेरे हिसाब से आपको ये अच्छे से वापस से पढ़ लेना चाहिए। भैया मैं जो क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, मेरे क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एक बार वीडियो को पॉज करके
तुम्हें ये देखना चाहिए कि वो क्वेश्चन क्या है, उसे खुद सोल्व करो और फिर लास्ट में आंसर चेक कर लो ना कि मैं क्या आंसर बता रहा हूँ, हो सकता है मेरा भी गलत हो, तो तुम वहां से रेक्टिफाई करके मेरे को कमेंट में भी बता सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 7:5। एक्स और वाई का शेयर दिया है 7:5 का। दे एडमिटेड जेड इनटू पार्टनरशिप विद 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट विच ही एक्वायर्स 1/24 फ्रॉम एक्स एंड 1/8 फ्रॉम वाई। 1/24 एक्स से मिला है, 1/8 वाई से मिला है। जेड डज नॉट पे एनीथिंग फॉर इज शेयर ऑफ गुडविल, वो गुडविल के लिए कुछ नहीं दे रहा है। ऑन जेड एडमिशन द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,80,000, 1,80,000 फर्म की गुडविल है। ठीक है, और जेड का शेयर कितना है? 1/6, यानी कि 30,000 रुपीज जेड के बनते हैं। और जेड कह रहा है कि भैया मैं तो कुछ नहीं लेकर आऊंगा। ठीक है, अब ऐसे केस में हमें ये पता है कि उसने ये शेयर किससे कितना लिया है। ठीक है, तो 1/8 वाई से लिया है, 1/24 एक्स से लिया है। तो 1/24 एक्स से लिया है, 1/8 वाई से लिया है। यहाँ पे अपन 3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेस इक्वल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/24 और 3/24। तो ऐसे केस में रेशियो कितना हो गया सेक्रीफाइस का? 1:3। तो ये जो 1:3 का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हुआ है, यहाँ पे बोल क्या रहा है? क्रेडिट विल बी गिवन टू। तो हमें पता है कि ये क्रेडिट किसको मिलेगी? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मिलेगी। तो हम इसे क्या कर लेते हैं? 1:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। करने के लिए हमें क्या करना होगा? 30,000 डिवाइड बाई 4 इंटू 1 इंटू 3, 4 से काटेंगे, 7 चौक 28, 2 0, 4 पंजे 20, 7500। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 7 21 और 1 22, 22,500 तो यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा? 7500 रुपये यहाँ पे आएगा। यानी कि x को कितने रुपए मिलेंगे? 7500 रुपये मिलेंगे। और y को कितने रुपए मिलेंगे? 22,500 रुपये मिलेंगे। तो देखो ऐसा कोई आंसर मिल रहा है क्या? डी आंसर मिल रहा है हमें। आंसर हो गया हमारा डी। कैसे किया मैंने ये? पहले हमने निकाला सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ रहा है? 1:3। उसके लिए मैंने क्या देखा? लैंग्वेज देखी, वहां पे क्या लिखा हुआ है? वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है एक्स ने 1/24 दिया है, ठीक है भाई। वाई ने 1/8 दिया है, ठीक है भाई। तो अपन को तो ये याद है, कद्दू कटेगा तो कद्दू बटेगा और केक कटेगा तो केक बटेगा। बेस इक्वल होना चाहिए। तो बेस इक्वल करने के लिए हमने क्या किया? 3/3 से मल्टीप्लाई किया, वहां पे आ गया 3/24। तो यहाँ पे हमने इसका रेशियो निकाला 1:3। 1:3 करके हमने इस 30,000 को 1:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और ये आ गया 7,500, 22,500 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश द अमाउंट इज डेबिटेड टू। बताओ भाई कहाँ डेबिट होगी? कैश अकाउंट में। एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सिंपल है कि नहीं? आंसर हो गया बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इफ द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यदि वो कैश में लेकर आ रहा है, इट विल बी शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इन द रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस। ठीक है भैया, उसने बस आपको परेशान करने के लिए यहाँ पे लिखा है ओल्ड पार्टनर्स में। ऐसा नहीं है, ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ता है लेकिन उनके सेक्रीफाइस के रेशियो में बटेगा। अल्टीमेटली हम ये बोलें कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा जाएगा। सिंपल है। आगे बात करते हैं। When a new partner does not bring his share of goodwill in cash, यदि वो कैश गुडविल कैश में नहीं लेकर आता है, द अमाउंट इज डेबिटेड टू, कौन से अकाउंट में डेबिट होगा बताओ? अरे भैया सिंपल सी चीज़ है, जब वो कैश में नहीं लेकर आ रहा है तो हम क्या बोलते हैं? उसके करंट अकाउंट में डेबिट करेंगे। न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट में डेबिट हो जाता है। आंसर हो गया हमारा सी। कैसे लगे आपको ये क्वेश्चन? अभी के लिए बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम गुडविल के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी बेटा पढ़ना स्टार्ट कर दो, ऐसे क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर दो जो एग्जाम में आए हुए हैं, क्योंकि बुक तो आपने पढ़ ली बहुत, आपने स्कूल को अटेंड कर लिया बहुत। ठीक है, एंटरटेन करना बंद करो। अब आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। गुडविल और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हर चैप्टर में है उन पे थोड़ा ध्यान दो। रिवेल्यूएशन हो गया, लास्ट में आपके डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में रियलाइजेशन हो गया, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स। तो अब मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ इन वीडियोज़ को ताकि आपको ये वीडियो टाइम पे मिल जाए। बाकी अगले वीडियो में बात करते हैं। बाय।